मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिजिक्स स्टडी विद एमकेपी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है बच्चों चार्ज की प्रॉपर्टीज। यानी चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। तो हम आज बात कर रहे हैं किसकी? आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेशों के गुण। चार्ज आवेशों के गुण। आज हम बात करेंगे आवेशों के गुण। तो बच्चों आवेशों के क्या क्या गुण होते हैं? तो नंबर एक बात सुनिए, हम यहां पर चार जो इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टीज है आवेशों की उसकी बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है वो बच्चों हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? एडिटिविटी। यानी कहने का मतलब आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी हम पढ़ रहे हैं आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के क्या क्या गुण हैं वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आवेशों की योज्यता पढ़ेंगे। तो आवेशों की योज्यता क्या होती है बच्चों? सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहले समझिए कि एक कोई निकाय है या कोई वस्तु है और वो आवेशित है। कैसी है? आवेशित। इस पर एक Q1 आवेश है, यहां पर Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, Q5 आवेश। ये सारे के सारे आवेश हैं वो बच्चों अदिश हैं। कैसे हैं? आवेश एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और बच्चों अदिश राशि को, यदि अदिश राशि है उसको जोड़ा जाए तो उसको जोड़ने के लिए बच्चों हम जो बीजगणितीय योग है उसका पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? बीजगणितीय योग। तो इनको सबको जोड़ने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और ऐसे करके यदि इसमें n आवेश होते तो बच्चों मैं इसको जोड़ता जाता और कहां तक? Qn तक लिखता। लेकिन बच्चों ये सारा का सारा जो टोटल आवेश है वो यहां पर मैं एक साथ लिख देता हूं और उसे कह दूंगा Q नेट। Q नेट का मतलब है बच्चों इस पर उपस्थित टोटल आवेश, और यही बीजगणितीय योग है। तो बच्चों ये किसकी पालना करेगा? बीजगणितीय योग की। तो मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु या फिर किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, उस पर उपस्थित कुल आवेश है वो उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के इक्वल होता है। यानी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कई स्टूडेंट वो भी हैं जो 11th में मेरे से पढ़े हैं और वो 10th में पढ़ रहे हैं, तो वो नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो उनके लिए मैं यहां पर बता देता हूं कि हम यहां पर कहेंगे कि किसी वस्तु, आराम से बोल देता हूं आप लिख लीजिए, कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे आवेशों की योज्यता कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? इसे आवेशों की योज्यता कहा जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर एक बात यह है कि बच्चों हमें यहां पर आवेशों का जो चिन्ह है उसका ध्यान रखना जरूरी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास एक वस्तु है, उस पर
कुछ आवेश पड़े हैं 5 Q आवेश पॉजिटिव, 2 Q आवेश, 3 Q आवेश। यहां पर मुझे Q आवेश बोला जाएगा तो मैं चिन्ह पूछूंगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो बच्चों ये सारा का सारा आवेश है वो इस पर मैं नेट के रूप में यदि व्यक्त करना चाहूं तो बच्चों मैं इस पर लिखूंगा +5Q। कितना? +5Q -2Q और बच्चों +3Q। यानी कहने का मतलब यहां पर टोटल हो गया 8Q -2Q। यानी कहने का मतलब ये हो गया यहां पर कितना आया? 6Q। कितना आया? 6Q। यानी नेट आवेश यहां पर कितना हुआ? 6Q। तो कहने का मतलब आपको आवेशों की योज्यता है वो क्लियर हो चुकी होगी। अगली बात करते हैं बच्चों नंबर 2 प्रॉपर्टीज की, और वो है इन्वेरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हो आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता। आवेशों की क्या? निश्चरता। तो बच्चों ध्यान से देखिए आवेशों की निश्चरता क्या होती है। यदि कोई आवेशित वस्तु है, यदि कोई आवेशित वस्तु है वो यदि पहले स्थिर है उसे गतिशील बना दिया जाए, या फिर वो पहले से गतिशील है उसे स्थिर बना दिया जाए, तो उस पर उपस्थित आवेश है वो परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, उस वस्तु के वेग पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश निर्देश तंत्र पर भी डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? चाहे वो कौन से ही निर्देश तंत्र में हो, निर्देश तंत्र पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश ना तो निर्देश तंत्र पर, ना तो निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है और ना ही वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। ये दोनों बात याद रखने योग्य हैं। क्या आवेशों की निश्चरता है वो क्या है बच्चों? तो आवेशों की निश्चरता ये है कि इस वस्तु पर कोई आवेश है, ये डस्टर दिखाई दे रहा है, इस पर कोई आवेश है यानी ये आवेशित वस्तु है, और इस आवेशित वस्तु पर यदि इसे गति में लाया जाए, अब स्थिर है, और यदि इसको गति करवाई जाए तो इस पर उपस्थित आवेश बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इस वस्तु के वेग पर इस पर उपस्थित आवेश डिपेंड नहीं करता है। ना ही इसे इस निर्देश तंत्र में रखो चाहे उस निर्देश तंत्र में रखो, किसी निर्देश तंत्र में रखो, ये निर्देश तंत्र पर भी डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। यानी कहने का मतलब आवेश ना तो निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है और ना ही बच्चों किसी वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात याद रखना कि एक विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत होता है, उसके अकॉर्डिंग पहले मैं आपको बता देता हूं, एक विशिष्ट आवेश होता है और विशिष्ट आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Q/m। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को कहा जाता है क्या? विशिष्ट आवेश। क्या कहा जाता है? विशिष्ट आवेश। ये आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है, विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत है, इसके बारे में आप कुछ कक्षाओं में और भी जानकारी प्राप्त करते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं बच्चों। इसे कहा जाता है क्या? विशिष्ट आवेश। क्या कहा जाता है? विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश है, इसके अंदर आपको पहले यह ध्यान रखना है कि कोई भी यदि वस्तु है उसका वेग बढ़ाया जाए और उसका वेग बढ़ाकर किसके इक्वल कर दिया जाए? प्रकाश के वेग या प्रकाश के वेग से अधिक। किसी वस्तु का वेग यदि प्रकाश के वेग से अधिक कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान कई गुना बढ़ जाता है, उसका मास क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है, उस वस्तु का मास बढ़ जाता है।
उस वस्तु का क्या हो जाता है, मास तो बढ़ जाता है, लेकिन बच्चों उस वस्तु पर उपस्थित चार्ज है वो परिवर्तित नहीं होता है। उस वस्तु पर उपस्थित आवेश है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो यदि हम कहें कि किसी वस्तु का वेग यदि प्रकाश के वेग के इक्वल कर दिया जाए, प्रकाश के वेग के क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, तो उस वस्तु का विशिष्ट आवेश है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये देखिए, ये द्रव्यमान है, ये विशिष्ट आवेश के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और मैंने बताया है कि किसी वस्तु का यदि वेग प्रकाश के वेग से अधिक कर दिया जाए या प्रकाश के वेग जितना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में उस वस्तु का क्या हो जाता है, द्रव्यमान बहुत बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चों हम कह सकते हैं ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी विशिष्ट आवेश घट जाता है। विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है। ये विशिष्ट आपेक्षिकता या विशिष्ट सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है, जिनकी डिटेल से आगे विवरण भी है बड़ी क्लासों में, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है, चर्चा कर ली है। ये था निश्चरता। क्या था, निश्चरता। आपको याद होगा बच्चों, ये जो प्रकाश का वेग है कितना, या तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर कह सकते हो बच्चों इसका रियल वेग है वो कितना है, 29,97,92,458 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये भी कह सकते हो बच्चों इसका रियल वेग है वो कितना होता है, ये लगभग इक्वल होते हैं दोनों। प्रकाश का रियल वेग कितना होता है, 29,97,92,458 मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये रियल वेग है, जबकि इसको इसके लगभग इक्वल मान लिया जाता है। यानी इस वेग से अधिक या इस वेग के इक्वल यदि किसी वस्तु को गति करवाई जाए तो उसका द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों आपने निश्चरता में अभी अभी पढ़ा है कि आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आवेश है वो नहीं बदलेगा, और आवेश नहीं बदलेगा। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विशिष्ट आवेश, तो आप कहोगे विशिष्ट आवेश बदलेगा, और कैसे बदलेगा, तो आप कहोगे कि यदि किसी वस्तु का वेग यदि प्रकाश के वेग से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बच्चों द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा, ये क्यू तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश है वो क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि इसी वेग को थोड़ा कम किया जाए, कम करते जाएं, तो उस कंडीशन में इसका द्रव्यमान घटेगा, जबकि इसका विशिष्ट आवेश है वो क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। विशिष्ट आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से ये बात आपके क्लियर हो गई होगी कि बच्चों निश्चरता क्या है। निश्चरता में आप इतना याद रख लो, जो क्लास 12th वाले हैं वो तो इतना याद रख लो कि निश्चरता का मतलब है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, और ना ही बच्चों ये किस पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ना ही वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो ये बात आप 12th वाले याद रखो, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनको ये भी याद रखना पड़ेगा कि विशिष्ट आवेश किस प्रकार घटता है, किस प्रकार बढ़ता है। और यहाँ पर यदि बात करें कि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से यदि गति करवाई जाए तो उसका वेग है वो बच्चों बहुत गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इनकी भी आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करता हूं, इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली प्रॉपर्टीज है आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसका हिंदी नाम है वो बच्चों आप ये भी कह सकते हो कि आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों। आवेशों का संरक्षण का मतलब है कि किसी वस्तु या विलगित निकाय पर, किसी विलगित निकाय पर जो स्वतंत्र हो बाहरी आवरण से, किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, जबकि किसी एक वस्तु पर उपस्थित आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब किसी विलगित निकाय का आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता और ना ही नष्ट किया जा सकता, जबकि एक आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु अनावेशित वस्तु में आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता ना नष्ट हो सकता, जबकि आवेश है वो स्थानांतरित हो सकता है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। आज हम इसके बारे में और बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आवेशों का संरक्षण क्या होता है, आवेशों का संरक्षण है कि किसी विलगित निकाय का आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, जबकि एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु में आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरी प्रॉपर्टीज की। ये आप हेडिंग डाल ली होगी और मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर इसकी बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे थे। तो बच्चों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। आपका था ये तो 3 नंबर जो प्रॉपर्टीज थी वो थी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इसके अंदर मैं पहले कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपने एक रेशम का कपड़ा लिया था। किसका? रेशम का कपड़ा। और इस पर एक कांच की छड़ को रगड़ा गया था। किसकी छड़ को? कांच की छड़ को। रेशम के कपड़े पर जब कांच की छड़ को रगड़ा जाता था तो उस कंडीशन में क्या होता था? तो उस कंडीशन में बच्चों ये जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती थी और उतने ही परिमाण में ये क्या हो जाती थी? ऋणावेशित। यानी रेशम का कपड़ा क्या हो जाता था? ऋणावेशित। और मैंने ये आपको प्रक्रिया बताई थी कि ये क्यों हो जाता था। तो इसका रीजन था कि ये जो धनावेशित, ये जो कांच की छड़ है, इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित होगी और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो ऋणावेशित होगी। तो मेरी बात यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर कि ये जो रेशम का कपड़ा है वो पहले क्या था। पहले आपने देखा इनको जब नहीं रगड़ा गया था तो दोनों पर टोटल आवेश कितना है। तो आप कहोगे जर ये जो एक निकाय बन गया दोनों का, इस विलगित निकाय पर टोटल आवेश यानी नेट आवेश कितना रहा बच्चों? आप कहोगे 0। कितना है? 0। अब मैं
इस रेशम के कपड़े पर जब कांच की छड़ को रगड़ा तो बच्चों रेशम के कपड़े पर क्या आ गया, ऋणावेश, जबकि कांच की छड़ पर क्या आ गया, धनावेश। आ गया या नहीं? अब मैं कहूंगा कि अब इस निकाय पर टोटल आवेश कितना है, तो आप कहोगे सर इस पर टोटल आवेश यदि पॉजिटिव देखा जाए, नेट आवेश की बात करूंगा तो आप कहोगे सर पॉजिटिव देखा जाए तो 3 पॉजिटिव है और नेगेटिव देखा जाए तो 3 नेगेटिव है। कितने नेगेटिव है? 3 नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर इस पर भी 0 है, इस पर भी क्या है? यानी कहने का मतलब विलगित निकाय पर आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, जबकि आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। क्या है? तो आपने पहले एग्जाम्पल से समझा कि वास्तविकता में जब रगड़ने की प्रक्रिया थी उससे पहले देखा जाए रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को तो उस पर भी नेट आवेश शून्य था और रगड़ने के पश्चात भी नेट आवेश क्या हुआ, शून्य हुआ। और ये कौन से नियम की पालना हो रही है बच्चों? तो आप कहोगे योज्यता नियम। मैंने बताया था ना आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो बच्चों एक होता है शून्यीकरण, शून्यीकरण की प्रक्रिया। ये सब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में विस्तार से, लेकिन मैं यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मुझे क्या समझाना है, आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण में एक शून्यीकरण, शून्यीकरण का मतलब है कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जब आप दोनों को जोड़ते हो तो बच्चों एक रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित होता है और जिसकी एनर्जी 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहां पर मैंने कहा कि एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है, पॉजिट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हुआ और ये पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन उतनी ही मात्रा में होता है, प्रतिकण है यानी विपरीत कण है। जब इन दोनों को क्या किया जाता है बच्चों, आपस में जोड़ा जाता है, यानी शून्यीकरण की प्रक्रिया में जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ा जाता है या दोनों का संयोग कराया जाता है तो उस कंडीशन में एक विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। तो बच्चों इस विद्युत चुंबकीय विकिरण जो गामा है इसका जो आवेश है वो शून्य होता है, यानी ये अनावेशित होती है। तो आप कहोगे कि सर यहां पर टोटल आवेश तो प्लस माइनस यानी शून्य। आप कहोगे सर यहां पर तो नेट आवेश हमने देख लिया कितना है, शून्य। तो यहां पर बच्चों मैंने बता दिया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं जो आगे लेसनों में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण है उस पर बच्चों आवेश नहीं होता, और कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण, गामा पर, तो ये अनावेशित होती है। इसका मतलब इस पर भी शून्य आवेश और यहां पर भी शून्य आवेश, यानी ये जो शून्यीकरण की प्रक्रिया थी इसको शुरू करने से पहले भी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों का जो संयुक्त रूप से आवेश है वो शून्य था। और इसी प्रकार बच्चों इस शून्यीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात भी आवेश है वो इस निकाय का कितना रहा, शून्य रहा। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों तीसरे एग्जाम्पल की। ये दोनों एग्जाम्पल मिटा देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ में। तीसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों, और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सुनिए मेरी बात। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों युग्म उत्पादन। युग्म
उत्पादन। युग्म उत्पादन यानी आपने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक साथ जोड़ा था, अब उन्हीं को वापस अलग करना है। तो बच्चों हम ये जो गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है उससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बनाते हैं एक पॉजिट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन में भी बच्चों आवेश के संरक्षण के नियम की पालना हो रही है, क्योंकि इसका नेट आवेश कितना होता है आपको पता ही चल गया। गामा रेडिएशन है, गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका नेट आवेश 0 है। और बच्चों यहां पर भी नेट आवेश कितना हुआ, तो आप कहोगे यहां पर भी नेट आवेश कितना है, 0 है। यहां पर भी नेट आवेश कितना है, 0 है। तो आप ये बात भी समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी। और एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं। जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, इनके बारे में हम आगे और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक जो 92 यूरेनियम 235 है, कौन सा 92 यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, किसकी, एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चों एक तो क्रिप्टॉन बनता है। क्या बनता है, एक तो क्रिप्टॉन बनता है और एक बच्चों बेरियम बनता है, 36 बेरियम बम, और 3 बनते हैं न्यूट्रॉन, और साथ में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी कहने का मतलब यहां पर यदि आवेशों की बात की जाए, तो बच्चों यहां पर टोटल नेट आवेश यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे 92। कितने हैं, तो मैं आपसे यहां पर पूछूं तो यहां पर आप बताओगे कि इसमें प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर यहां पर भी कितने हैं, 92 ही। कितने हैं, नेट आवेश कितना हुआ, नेट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो आप कहोगे सर इसमें 92 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92। इसका मतलब दोनों जगह यानी नाभिकीय अभिक्रिया को स्टार्ट करने से पहले भी उस पर टोटल आवेश कितना था, 92 था, और इसको आवेशित करने के पश्चात, इसको पूरा करने के पश्चात भी इस पर नेट आवेश है वो कितना बचा बच्चों, तो 92 इलेक्ट्रॉन। ये बात भी क्लियर होगी। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल 5 नंबर और देख लेते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल ये है। 5 नंबर एग्जाम्पल ये कहता है, जैसे आप आगे पढ़ोगे रेडियोधर्मी 6, इसके अंदर यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनका स्वतः विघटन होता है, यानी वो स्वतः ही टूटते रहते हैं। तो जैसे एक होता है बच्चों 92 यूरेनियम 238, जब इसका विखंडन होता है तो बच्चों यहां पर बनता है एक तो थ्योरियम, एक तो बनता है 90 थ्योरियम 234, और प्लस में यानी थ्योरियम कितने नंबर पर होता है, 90 नंबर पर, यूरेनियम 92 नंबर पर। इसकी द्रव्यमान संख्या 238 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या 234 होती है। इनके समस्थानिक भी होते हैं, यूरेनियम 235 भी होता है, 236 भी होता है, ठीक है। तो यहां पर बनेगा बच्चों 2 हीलियम 4, और प्लस में एनर्जी, प्लस में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर टोटल आवेश की बात करूं तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी जितने प्रोटॉन है इतने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम देखते हैं कि ये जो यूरेनियम था 92 यूरेनियम 238, इसका विघटन होने से पहले इस पर
टोटल आवेश नेट आवेश कितना था, तो आप कहोगे सर इस पर नेट आवेश था 92। बिल्कुल सही बात है। और इस पर मैं नेट आवेश पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर इसमें 90 प्रोटॉन है तो 90 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके कहने का मतलब आप कहोगे सर यहां पर भी टोटल जो नेट आवेश है वो 90 प्लस बच्चों कितना है 2, तो आप कहोगे 92 है। इसका मतलब आवेश का संरक्षण होता है बच्चों, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये बात आपके यहां तक क्लियर हो चुकी है। तो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं नंबर 4 प्रॉपर्टीज की। ये उतार लिया होगा, उतार सकते हो, उतारना चाहो तो। मैं शाही डाल लेता हूँ बच्चों इसमें। तो अब नंबर 4 नंबर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप कहोगे क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हम कहते हैं ये जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है इसको हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चों, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। यहां पर ध्यान से सुनिए, क्वांटिजेशन है, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसके अंदर हम चर्चा करते हैं किसकी, कि बच्चों हम यहां पर ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु का वितरण है वो 2 प्रकार से हो सकता है। या तो बच्चों वो सतत हो सकता है, या तो वो सतत हो सकता है, या फिर वो विविक्त हो सकता है। या तो वो सतत हो सकता है या वो विविक्त हो सकता है। यदि किसी वस्तु का वितरण विविक्त होता है तो उस कंडीशन में उस वस्तु को कहा जाता है, वस्तु अलग अलग वस्तु है उसे कहा जाता है क्वांटम। क्या कहा जाता है? क्वांटम या क्वांटा। उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वस्तु का वितरण है वो बच्चों क्वांटीकृत है। वस्तु का वितरण है वो क्या है? क्वांटीकृत। जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपके दैनिक जीवन में, जैसे बच्चों आप पानी का
पानी को जब ग्रहण करते हो तो वो सतत रूप से जाता है, लेकिन आप रोटी को ग्रहण करते हो तो टुकड़ों के रूप में करते हो। इसका मतलब रोटी को खाना विभक्त है और पानी को पीना सतत है, क्योंकि पानी है वो सतत रूप से आप पीते हो। जब पीना स्टार्ट करते हो तो पानी सतत रूप से जाता है, लेकिन रोटी अब आप खाना स्टार्ट करते हो तो क्या वो सतत रूप से जाती रहती है? बिल्कुल भी नहीं। रोटी के जो टुकड़े हैं उनको हमें खाना पड़ता है। तो कहने का मतलब दो प्रकार से हो सकता है आवेशों का वितरण किसी वस्तु पर, या तो सतत रूप से या विभक्त रूप से। लेकिन सतत रूप से ना होकर वस्तु पर आवेशों का वितरण है वो बच्चों किस प्रकार होता है? विभक्त रूप से। किस रूप से होता है? इसीलिए हम कहते हैं कि वस्तु आवेशों का क्या होता है? क्वांटीकरण। क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, लेकिन ये जो वस्तु पर आवेश है वो क्वांटीकृत रूप से आते हैं, उस कंडीशन में भी बच्चों आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा पूर्ण गुणज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या रहते हैं? पूर्ण गुणज। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण। या फिर दूसरे रूप में ये कह सकते हो कि बच्चों किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, या किसी वस्तु, जब कोई वस्तु अनावेशित है और उसे आवेशित किया जाएगा तो उस पर आने वाला आवेश है वो बच्चों क्वांटीकृत होगा। कैसा होगा? क्वांटीकृत। यानी क्वांटीकृत कैसे होगा बच्चों कि किसी वस्तु पर आवेश दें तो बच्चों हम या तो दे सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लगभग ये बराबर होता है इसके, इतना दे सकते हैं। कम से कम इतना आवेश दे सकते हैं, इससे कम आवेश से नहीं दे सकते। या फिर बच्चों इसको टोटल कर लो, यानी इसका 2 गुना कर लो, इसका 3 गुना कर लो, इसका 4 गुना कर लो, इसका 5 गुना कर लो, इसका 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना, इस रूप में जा सकता है। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं जाएगा कि मैंने कह दिया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है, और इसका 2 गुना करेंगे तो बच्चों इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा 12, और 2 और 1 3, यानी इतना भी आ सकता है इस पर आवेश। लेकिन बच्चों मैं कहूं, क्या मैं इसे 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश दे सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, इसके बीच में आवेश नहीं आता है, जबकि ये टोटल आवेश है वो क्वांटीकृत है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है, तभी इस पर आवेश जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये ई है वो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जबकि बच्चों ये एन है, ये क्या है? ये संख्या है। क्या है? संख्या। आप कह सकते हो एन एलिमेंट है बच्चों किसमें? एन में, यानी नेचुरल नंबर में। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बच्चों ये नहीं रख सकते 1.2 1.3। यहां पर ये कौन सा ही मान रख सकते हो जो प्राकृत संख्या में होता है, लेकिन यहां पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो कहने का मतलब आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश किसी वस्तु पर आने वाला आवेश है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है सदैव। कैसा होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसे क्या कहा जाता है? आवेशों का क्वांटीकरण। और आवेश का यानी प्रकृति में उपस्थित सबसे छोटा आवेश है वो किसे माना जाता है, या फिर मूल आवेश है वो किसे माना जाता है? तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के आवेश को। किसको माना जाता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रकृति का मूल आवेश माना जाता है। कौन सा आवेश माना जाता है? मूल आवेश। तो ये थे बच्चों आवेशों के क्या गुणधर्म, और कुछ गुणधर्म और भी बता देता हूं, जैसे अन्य प्रॉपर्टीज क्या है आवेशों की, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे 5 नंबर है, आवेश है वो कैसी राशि है बच्चों? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। नंबर 6 सहजातीय आवेश। कैसे आवेश? सहजातीय आवेश
एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि 7 नंबर की बात करो तो बच्चों विजातीय आवेश, कैसे आवेश है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये सारे के सारे आवेशों के गुणधर्म हैं। आवेश है वो बच्चों क्या होते हैं, कितने होते हैं, आवेश 2 होते हैं। आवेश कितने होते हैं, विद्युत आवेश है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, ये था आवेशों के गुणधर्म। आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार सकते हो इनको, फटाफट नोट करना चाहो नोटबुक में तो नोट कर सकते हो। आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, ये आपको समझ में आई होगी चारों प्रॉपर्टी। अब मैं कुछ इसके आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लेता हूं। हेडिंग डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। नंबर 1 बात सुनिए ध्यान से बच्चों, कि आवेश है वो द्रव्यमान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश हमेशा किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से। यानी आवेश हमेशा मास से संबंधित होता है, द्रव्यमान से संबंधित होता है। यदि द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं है, यदि द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं है तो उस कंडीशन में बच्चों आवेश का भी अस्तित्व नहीं होगा। जब द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं होगा तो उस कंडीशन में आवेश का भी अस्तित्व नहीं होगा। यानी द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। बिना द्रव्यमान आवेश नहीं हो सकता। लेकिन जब द्रव्यमान ही नहीं हो और आवेश भी नहीं हो, ये कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। द्रव्यमान ना हो और आप द्रव्यमान ना हो तो उस कंडीशन में बच्चों वस्तु पर आवेश भी नहीं होगा, लेकिन उसकी बात कर सकते हैं। वो कौन सी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर फोटोन, फोटोन का नाम सुना है बच्चों। फोटोन का ना तो द्रव्यमान है, ना तो द्रव्यमान है और ना ही बच्चों इसका कोई आवेश है। ना ही द्रव्यमान और ना ही आवेश, यानी द्रव्यमानहीन और आवेशहीन राशि है कौन, फोटोन। यदि बच्चों मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं किसकी, न्यूट्रॉन की, तो बच्चों न्यूट्रॉन है उसका आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आपने नाम सुना होगा, न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे फोटोन की बात करें तो इस पर द्रव्यमान भी नहीं है, और द्रव्यमान नहीं है तो ऐसा समझो कि आवेश का अस्तित्व नहीं है, इस पर आवेश नहीं है। यहां पर देखो, यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में द्रव्यमान है तो आवेश हो सकता है। यानी आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। यदि द्रव्यमान है तो आवेश होगा, यदि द्रव्यमान नहीं है तो आवेश की कल्पना करना संभव नहीं है। यह पहला फैक्ट था। आप लिख सकते हो बच्चों, लिखना चाहो तो, कि किसी वस्तु आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आवेश है वो हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, जबकि इसका विलोमतः सत्य है। क्या, कि बिना, यदि आवेश नहीं है तो द्रव्यमान भी नहीं होगा, यानी द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल फोटोन है, इसका एग्जाम्पल फोटोन है। लेकिन द्रव्यमान है और आवेश नहीं है, ये हो सकता है। द्रव्यमान है और आवेश नहीं है, ये जरूर हो सकता है। द्रव्यमान भी है और आवेश नहीं है, ये हो सकता है।
द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है, लेकिन बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि इस कोई भी वस्तु है वो उसका द्रव्यमान नहीं है, वो आवेशित है, ऐसा नहीं कह सकते। ये पहला फैक्ट था। दूसरे फैक्ट की बात करूं तो दूसरा फैक्ट है बच्चों कि यदि आवेश स्थिर है, क्या है? स्थिर है। यदि आवेश स्थिर है, उस कंडीशन में बच्चों स्थिर होगा तो क्या उत्पन्न हो सकता है? ओनली फॉर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश यानी यहां पर रेस्ट में था और यहां पर यदि मोशन में है आवेश, यानी गति में है, किसमें है? गति में है, उस कंडीशन में बच्चों विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, इसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इनकी और डिटेल से भी बात करेंगे आगे। और नंबर 3 की बात करूं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो बच्चों यदि आवेश त्वरित है, कैसा है? त्वरित, यानी एक्सीलरेशन में है, तो उस कंडीशन में बच्चों विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो होने ही होने हैं, इसके साथ विकिरण भी होंगे। क्या होंगे? विकिरण भी होंगे। तो हम कह सकते हैं स्थिर आवेश ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यदि आवेश त्वरित है तो वो बच्चों विद्युत चुंबकीय विकिरणों को भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ उत्पन्न करेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये लेसन है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। साथ में आप नोट्स बनाते रहें और मैं हो सकता है बाद में आपको PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दूंगा नोट्सों की। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे अब। थैंक्स।